हेलो स्टूडेंट, आज हम भूमि संसाधन एवं कृषि के अंतर्गत जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था भारत में कृषि विकास, उसका आज अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं भारत में कृषि विकास। ठीक है, कृषि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान कृषि से ही है। ठीक, तो देश के 57% भूभाग पर क्या है, कृषि कार्य किया जाता है। विश्व में उपलब्ध भूमि में केवल 12% भूभाग पर ही कृषि की जाती है। तो फिर देखेंगे हम विकास की रणनीति। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद सरकार ने क्या किया, खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय किए। तो इस उद्देश्य की जो प्राप्ति के लिए क्या नीतियां बनाई गई। ठीक है, वो 3 नीतियां इस प्रकार हैं। पहला है व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसलों की कृषि को प्रोत्साहन देना। दूसरा है कृषि गहनता को बढ़ाना। और तीसरा है कृषि योग्य बंजर एवं परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। ठीक है, ये 3 नीतियां अपनाई गई। तो प्रारंभिक सफलता के बावजूद 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ने 1960 में गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, इसको IADP भी बोलेंगे, इंटरसिटिव, ठीक है, इंटरसिटिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ये IAAP आरंभ किया गया, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ठीक है, और जो गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो इंटरसिटिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP। ठीक, यहाँ तक स्पष्ट हुआ। तो इसका जो इनका उद्देश्य कृषि की उपज को बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान किसानों तक पहुंचाना था तथा उन्हें ऋण क्षेत्र की सुविधा उपलब्ध कराना था। तो गेहूं तथा चावल के अधिक उपज देने वाले बीज भारत लाए गए। इन बीजों का विकास क्रमशः मैक्सिको तथा फिलीपींस में किया गया था। इसके साथ ही क्या हुआ, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाई का भी उपयोग शुरू हो गया और सिंचाई की सुविधा में सुधार एवं उसका विकास किया गया। इन सब के संयुक्त प्रभाव को ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं हम भारतीय कृषि की समस्याएं। तो भारतीय कृषि में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अनियमित भारतीय कृषि क्या है, अनियमित मानसून पर निर्भर है। ठीक, और निम्न उत्पादकता, वित्तीय संसाधनों की बाधाएं, वाणिज्यीकरण का अभाव, व्यापक अल्प बेरोजगारी, भूमि सुधारों की कमी और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, और लास्ट है छोटे खेत तथा विखंडित जोत। तो इसका हम शॉर्ट में यहाँ पे अध्ययन करते हैं। जो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, संपूर्ण भारत 4 अलग अलग भौतिक विभागों में बटा है। ठीक है, इन भागों की कृषि में विविधता पाई जाती है इन भागों में। तो देखते हैं परिणाम स्वरूप क्या होता है। भारतीय कृषि की समस्याएं जो हैं निम्न प्रकार से हो जाती हैं। 1960 के दशक में के बाद हरित क्रांति के बाद जो भारतीय कृषि ने जहां अभूतपूर्व उन्नति की, इसके बावजूद भारतीय कृषि की कई समस्याएं हैं। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में यहाँ पे अध्ययन करते हैं। देखते हैं, पहला है अनियमित मानसून पर आधारित। ठीक है, कृषि के संदर्भ में वर्षा तथा तापमान मुख्य पर्यावरणीय कारक है। तो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों पर होती है। ठीक है, जिससे क्या है, अत्यधिक स्थानिक तथा कालिक अनिश्चितता पाई जाती है। तो देश के अधिकांश भागों में तापमान लगभग पूरे वर्ष भर ऊंचा रहता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, यदि पर्याप्त जल उपलब्ध ना हो तो क्या है, पूरे वर्ष भर फसलें उगाई, अगर जल पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो तो पूरे वर्ष भर फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, दुर्भाग्य से भारत में वर्षा केवल 3-4 माह बस होती है। ठीक है, 3-4 माह बस होती है। तो जबकि मानसून पवनें सक्रिय रहती है, वर्ष का शेष भाग प्रायः सूखा ही व्यतीत होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होता है, वर्षा की मात्रा में प्रादेशिक भिन्नता भी होती है। देश के बहुत भागों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती और ये भाग क्या है, उपाद्र, आधे शुष्क तथा शुष्क होते हैं। ऐसे क्षेत्र प्रायः सूखे से ग्रस्त रहते हैं। यदि इन क्षेत्रों में सिंचाई तथा जल संग्रहण की उचित सुविधा हो तो
कृषि उपलब्ध उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं अनियमित मानसून पर निर्भर है भारतीय कृषि। तो दूसरा टॉपिक है निम्न उत्पादकता। कृषि में इतनी उन्नति के बावजूद भी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा जापान जैसे विकसित देशों की अपेक्षा भारत में लगभग सभी महत्वपूर्ण फसलों की उत्पादकता कम है। जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण भू संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, जिससे श्रम उत्पादकता भी बहुत कम हो गई है। तो देश के विस्तृत शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें, तिलहन की खेती की जाती है तथा यहाँ इनकी उत्पादकता बहुत कम है। ठीक, तीसरा टॉपिक हम देखते हैं भारतीय संसाधनों की बाधाएं एवं ऋणग्रस्तता। आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित वर्तमान कृषि में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, जिसे हम किसान नहीं जुटा पाते हैं। ठीक है, तो जो सीमांत एवं छोटे किसानों को अधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बहुत से किसान विविध संसाधनों का महाजनों से ऋण लेते हैं। तो किसी से कम होती आय तथा फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो भारी कर्ज तथा बार बार फसलों के नष्ट होने से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ की पंजाब जैसी कृषि उन्नत प्रदेशों में बहुत से किसानों ने आत्महत्या करने पर बाध्य होना पड़ता है। ठीक है, उपांत और छोटे किसानों के लिए वर्ष 2008 में सरकार द्वारा घोषित 60,000 करोड़ रुपए की कर्जा माफी की घोषणा से इस स्थिति में कुछ सुधार होने की आशा जताई जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद चौथा टॉपिक है हमारा वाणिज्यीकरण का अभाव। ठीक, वाणिज्यीकरण क्या है? जो अधिकांश भारतीय कृषि पर भी जीविकोपार्जी है, जिसके अंतर्गत क्या है, किसान द्वारा जो उत्पादित फसल उनके परिवार के सदस्यों के लिए पर्याप्त होती है और बाजार में बेचने के लिए फसल नहीं बचती। ऐसी स्थिति में कृषि का वाणिज्यीकरण नहीं हो पाता और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाती है। तो उपांत और छोटे किसान केवल खाद्यान्न ही उगाते हैं और इससे वाणिज्यिक फसलों का अभाव होता है। ठीक है, तो कुछ सिंचित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण हो रहा है। पांचवा टॉपिक देखते हैं हम व्यापक अल्प रोजगारी। तो कृषि एक मौसमी व्यवसाय है जिसमें रोजगार मौसमी है और बेरोजगारी वर्ष में 4 से 8 महीने रहती है। तो लोगों को रोजगार सामान्यतः फसलों की बुआई तथा कटाई के समय ही मिलता है। असिंचित क्षेत्रों में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक गंभीर है। इसके बाद देखते हैं भूमि सुधारों की कमी। भूमि के असमान वितरण के कारण क्या होता है, भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेज शासन के दौरान भी 3 भू राजस्व प्रणालियों महलवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा जमींदारी में भी जमीनी प्रथा तथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है। ठीक, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए योजना बनाई, परंतु कमजोर राजनीति और इच्छा शक्ति के कारण इन योजनाओं को पूर्णतः लागू नहीं किया जा सका। उसके बाद टॉपिक देखते हैं हम कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। ठीक है, कृषि की त्रुटि पद्धति में से कि कृषि योग्य भूमि के निम्नीकरण जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो सिंचाई क्षेत्रों के वैश्विक नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में अति सिंचाई के कारण जलाक्रांता, लवणता, मृदा क्षरता आदि जैसी समस्याएं पैदा हो जाती, जिसके कारण क्या होती है, भूमि का एक बड़ा भाग बंजर हो जाता है। ठीक है, ये हुआ कृषि भूमि योग्य भूमि का निम्नीकरण। यही एक गंभीर समस्या हो गई है जो कीटनाशकों के प्रयोग से रसायनों के अधिक प्रयोग पैदा हो गई है। ठीक है, एक गंभीर समस्या है कीटनाशकों का प्रयोग। इन रसायनों का प्रयोग फसलों को कीड़े मकोड़े तथा बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। जब इनका प्रयोग सीमित मात्रा से अधिक हो जाता है तो मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सांद्रण हो जाता है और मृदा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा छोटे खेत तथा विखंडित जोत। ठीक है, समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ, पीढ़ियों के अनुसार भूमि का बंटवारा हो गया और जोतों का उपविभाजन तथा छितराव होता रहा। छोटे तथा बिखरे हुए खेत कृषि के आधुनिकीकरण तथा विकास में बाधा बनते हैं। ठीक, तो जो 1961-62 में कुल जोतों में से 52 जोतें सीमांत आकार में और छोटी थी, तो 1990-91 में कुल जोतों की छोटी जोतों का प्रतिशत बढ़कर 78% हो गया। ठीक है, 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत हैं और लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है।
ठीक है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण इन चौथों का औसत क्या हुआ, औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है। तो चकबंदी के लिए विशेष प्रयास नहीं किए गए। कुछ राज्यों में तो एक बार ही चकबंदी नहीं हुई, और वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है वहां पर पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया से भूजोत का दोबारा विखंडन हो गया, और विखंडित व छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो भूमि संसाधन एवं कृषि का जो अध्याय है वो समाप्त हुआ।